नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके ज़रूर देखें। मैं हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर करते तो हमारे चैनल पर अब तक 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया होता। मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी हौसला मिले आगे वीडियो बनाने की। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा कि दरवाजे पे खड़ी गुंजन सब सुन रही थी। मन ही मन उसे वर्षा पे बहुत गुस्सा आता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है वर्षा, वो सोचते हुए उसे वर्षा से मिलने चली जाती है। अब आगे विराट बेहद गुस्से से अभी भी कायरा को सुना रहा था। उसे अभी भी कायरा की बाजू को कसकर पकड़ रखा था। असल में वर्षा के जिक्र ने उसका दिमाग खराब कर दिया था और गुस्सा उसके सर पे सवार हो गया था, जो कि कायरा पे निकल रहा था। क्यों चली आती हो तुम हर जगह? एक बार फिर वो उस पे गरजता है। अगले ही पल कायरा उसकी पकड़ से अपनी बाजू को आज़ाद करवाते हुए, अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी में, वो भी उसी की तरह चिल्लाकर बोलती है, जो काफी था विराट को होश में लाने के लिए। वो एकदम से चुप हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वो बेवजह कायरा पे गुस्सा कर रहा था। कायरा अपना बोलना जारी रखती है। सुना तुमने, अपनी मर्जी से नहीं आई हूं मैं तुम्हारी जिंदगी में। मुझे तो पता तक नहीं था कि विवेक की जगह तुम हो, पर तुम्हें तो सब पता था ना, तो तुम मना कर देते। जो सच तुमने मुझे इस बंद कमरे में चीख चीख कर बताया कि मुझसे शादी जबरदस्ती करवाई गई है, वो सच सबके सामने मंडक में बोल देते। उसके बाद शादी तो दूर की बात है, शकल तक नहीं दिखती तुम्हारी, और कुछ नहीं तो भाग जाते अपने भाई की तरह। कायरा गुस्से में जो जी में आ रहा था वो बोले जा रही थी, और विराट चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। यहाँ तक कि बोलते वक्त कायरा के आंसू भी बह जाते हैं, जो एक पल में विराट को बेचैन कर देता है। कायरा का गुस्सा कम नहीं हुआ था। और रही बात तुम्हारे स्टडी रूम की, तो सुनो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे रूम में जाने का या तुम्हारी चीज़ों को छेड़ने का। वो तो कल रात तुमने मेरी इतनी हेल्प की तो मैं बदले में तुम्हें थैंक यू बोलने गई थी, पर तुम वहाँ नहीं थे। जब स्टडी रूम को बिखरा हुआ देखा तो सोचा कि तुम्हें तो गंदगी जरा भी पसंद नहीं। शायद मेरी वजह से रात में सो नहीं पाए और सुबह ऐसे ही ऑफिस चले गए, इसीलिए मैंने रूम सही कर दिया। और अगर तुम्हारी नज़र में ये बहुत बड़ा गुनाह है तो रुको एक मिनट। ये कहते हुए वो फिर से स्टडी रूम के अंदर चली जाती है और सोफे पे सही से रखे कम्बल को वैसा ही कर देती है जैसा वो पहले बिखरा हुआ था। टेबल पे रखी फाइल भी नीचे गिरा देती है। यहाँ तक कि विराट के कपड़े भी, हर वो चीज जिसे उसने सही किया था, वो सब वो पहले जैसा कर देती है। ये करते ही उसके मासूम से चेहरे पे मासूम सा गुस्सा था और आंखों में मोटे मोटे आंसू, जो बार बार ढुलक कर उसके गालों पे आ रहे थे और जिन्हें वो बार बार साफ कर रही थी। विराट दरवाजे से टेक लगाकर अपने दोनों हाथ बांधे हुए उसे ही देख रहा था। मात्र 10 मिनट में कायरा ने स्टडी रूम को पहले जैसा कर दिया था, या शायद उससे भी बुरा। कायरा बाहर आते हुए, अब ठीक है, अच्छी तरह देख लो, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई ना, ये कहती हुई वो उसके पास से गुजर जाती है। विराट कुछ नहीं बोलता। कायरा उसके पास से गुजर जाती है, पर फिर थोड़ा रुक कर विराट की तरफ देखकर बेबसी से, मुझे क्या पता था कि चेहरे के पीछे विवेक नहीं तुम हो। अगर मुझे जरा सा भी पता होता तो, पर एक ही पल में मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने बहुत तकलीफ होती है आज भी जब कुछ पुरानी यादें आती है, तुम शायद ही वो तकलीफ कभी समझ पाओगे। ये कहते हुए एक बार फिर से उसकी आंखें छलक जाती है। उसी पल विराट को उसकी तकलीफ का, उसके दर्द का एहसास होता है। मन में, ये मैंने क्या किया? अपने गम में उसका दर्द कैसे दिखाई नहीं दिया मुझे? क्यों मैं देख नहीं पाया कि ये भी तो उसी दर्द से गुजर रही है? इसके साथ भी तो वही धोखा हुआ है, और मैं हर चीज के लिए इसे ही दोषी क्यों मान रहा हूँ, जबकि दोषी तो विवेक है। अपनी गलती का एहसास होता ही विराट का दिल बेचैन हो उठता है। उसे समझ आता है कि वो क्या बोल गया। कायरा, तुम नहीं समझोगे, तुमने किसी से प्यार ही नहीं किया है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ जाती है। उसकी आवाज में बेहद दर्द था, जो विराट को महसूस हो रहा था। विराट एकदम से उसकी कलाई पकड़ लेता है। दूसरी तरफ गुंजन बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर वर्षा के घर की तरफ जा रही थी। कितने सवाल थे जो उसके जेहन में घूम रहे थे, और गुस्सा तो वर्षा पे इतना आ रहा था कि बस
वर्षा अपने घर पर थी, बाहर हॉल में ही बैठी थी। उसकी बहन ऑफिस गई थी और गरिमा भी घर पर नहीं थी। आज वर्षा की तबीयत सुबह से ही खराब थी। बार बार उसे चक्कर आ रहे थे और सर में तेज दर्द था। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसके बावजूद वो अपने काम निपटाने में लगी हुई थी। तभी घर का दरवाजा खुलता है। वर्षा नजरें उठाकर देखती है तो सामने गरिमा खड़ी हुई थी, जो कि वर्षा को झूठे गुस्से से देख रही थी। चैन नहीं है ना तुझे? तबीयत खराब है पर आराम नहीं कर सकती है ना? वो सोफे पे अपना पर्स रखते हुए बोलती है। वर्षा, अरे तू आज जल्दी आ गई। काम नहीं है तेरे पास कोई और? या तेरे हाथ में क्या है? गरिमा, तेरे लिए जूस लाई हूँ और तू बिना नखरे किए पिएगी इसे। वो लगभग उसे डांटते हुए बोलती है। उसकी बात पर वर्षा हंस पड़ती है। उसे हंसता हुआ देखकर गरिमा भी मुस्कुरा देती है। दरवाजा खुला हुआ था। ठीक उसी समय दंदनाती हुई गुंजन अंदर आती है और वर्षा को हंसते और मुस्कुराते देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। अभी तक वर्षा ने उसे नहीं देखा था और ना ही गरिमा ने। गुस्से से भरी गुंजन ताली बजाते हुए, वेल डन वर्षा, वेल डन। तुम इतनी घटिया निकलोगी ये मैं कभी सोच नहीं सकती। क्यों किया तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा? क्यों? ये कहती हुई वो वर्षा के पास जाती है और एक चांटा रख देती है उसके गाल पर। वर्षा की आंखों में नमी तैर जाती है पर वो कुछ नहीं बोलती, बस किसी अपराधी की तरह अपनी नजरें झुका लेती है। गुंजन आगे बोलते हुए, शर्म नहीं आई तुम्हें? एक बार भी भाई का ख्याल नहीं आया? तुम्हारा दिल नहीं कांपा भाई के साथ ऐसा करते हुए? मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा कि भाई की जिंदगी खराब करते हुए तुम इतने आराम से रह रही हो। अरे आराम से क्या, तुम तो खुश हो, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। भाई की जिंदगी खराब की तुमने, उस भाई की जिसने अपना सब कुछ मान लिया था। भाई की पूरी दुनिया तुमसे शुरू होकर तुम पे खत्म होती थी। उस भाई के साथ इतना बड़ा फरेब किया तुमने, आखिर क्यों? गुंजा चिल्ला पड़ती है। वर्षा अभी भी कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों की नमी ढुलक कर गालों पे आ जाती है। गुंजन अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर करते हुए, लुक एट मी वर्षा, मेरी तरफ देखो, जवाब दो मेरी बातों का। क्यों किया तुमने? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तुम्हें पता है तुमने भाई को क्या से क्या बना दिया है? अरे वो तो पहले ही अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं करते थे और तुमने तो अब उन्हें बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। पत्थर बना दिया है तुमने उन्हें, एक सख्त पत्थर। नफरत हो गई उन्हें प्यार मोहब्बत के नाम से ही। जैसे जैसे गुंजन बोल रही थी वैसे वैसे वर्षा के दिल में कुछ चुभ रहा था। गुंजन, नफरत से भर गए हैं वो उनका दिल। और जानती हो तुम्हारे किए गई सजा वो लड़की भुगत रही है जो समाज की नज़रों में उनकी पत्नी है, पर भाई उसे अपनी पत्नी नहीं मानते। तुम्हारा गुस्सा वो उस मासूम पे निकाल रहे हैं, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? वर्षा ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। तुम जैसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए। एक बार फिर गुंजन का गुस्सा निकलता है वर्षा पर। गरिमा जो कब से गुंजन की बात सुन रही थी, आखिर में वो बोल पड़ती है, ठीक कहा तुमने, मर जाना चाहिए इसे तो। बड़ी धोखेबाज है ये, जो हमेशा दूसरे के बारे में सोचती आई है। मर ही जाना चाहिए इसे। गरिमा भी गुस्से से बोलती है। उसकी बात सुनकर वर्षा, चुप हो जा गरिमा। दूसरी तरफ, नहीं कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुमने किसी से प्यार ही नहीं किया। ये कहते हुए कायरा उसके पास से गुजर जाती है। विराट एकदम से उसकी कलाई पकड़ लेता है। कायरा को इस बात का बिल्कुल उम्मीद नहीं था। उसका दिल धक से रह जाता है। विराट अभी भी उसकी कलाई पकड़े हुआ था। आई एम सॉरी। विराट के ये सब जैसे ही कायरा के कान में पड़ते हैं वो हैरान रह जाती है। एक तो विराट, ऊपर से वो भी सॉरी कह रहा है। ये बात तो बिल्कुल कायरा की सोच से परे थे। वो इतनी हैरानी से पीछे मुड़कर देखती है जैसे देख रही हो कि उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। विराट उसका चेहरा देखकर उसकी स्थिति समझ जाता है। वो फिर से बोलता है, सॉरी। अगले ही पल कायरा अपनी कलाई छुड़ाते हुए, अरे नहीं चाहिए तुम जैसे सैडियल का सॉरी। अपना सॉरी अपने पास रखो। बड़े आए सॉरी बोलने वाले। तुम्हें तो मैं बताऊंगी। तुम आना मेरे पास पेपर लेकर, यहाँ साइन कर दो, वहाँ साइन कर दो। ये कहकर वो पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। उफ, ये क्यूट सा गुस्सा और क्यूट सी धमकी जिस पर सैडियल मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। वर्षा गरिमा को रोकने की कोशिश करती हुई कहती है, चुप हो जा गरिमा। गरिमा, नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। तेरे जितना बड़ा दिल नहीं है मेरा जो बिना गलती के सबकी सुनती रहूं। हर कोई तुझे गलत समझ रहा है। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वर्षा रोते हुए, नहीं प्लीज, तुझे मेरी कसम। गुंजन बीच में ही, बंद करो तुम दोनों अपना नाटक।
गरिमा उसका हाथ पकड़ते हुए, नाटक क्या होता है ये आज मैं तुम्हें बताऊंगी, ये कहते हुए उसे अंदर कमरे में ले जाती है। वर्षा उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, पर जैसे ही वो खड़ी होती है उसका सर में चक्कर आने लगता है। वो वापस अपना सर पकड़कर सोफे पे बैठ जाती है। गरिमा गुंजन को घींचते हुए वर्षा के कमरे में ले जाती है। गुंजन जैसे ही उसके कमरे में कदम रखती है तो एकदम से उसे दवाई की अजीब सी स्मेल आती है और वो अपना नाक सिकोड़ लेती है। गरिमा उसे देखते हुए, अभी तो कुछ नहीं देखा है तुमने और अभी से ही तुम्हारा ये हाल है। गुंजन, कहना क्या चाहती हो तुम? गरिमा वर्षा की मेडिकल रिपोर्ट उसके हाथ में रखते हुए, तुम्हारे सवालों के ये रहे जवाब, ये कहकर वो वर्षा के पास चली जाती है। गुंजन वो फाइल खोलकर रीड करने लगती है। घर पर कायरा गुस्से से अपने पैर पटकते हुई बाहर चली जाती है। विराट तो 2 पल के लिए उसकी बातों में ही उलझ जाता है। आना तुम पेपर्स लेकर साइन लेने। उफ, कितनी क्यूट सी धमकी देकर गई थी कायरा, जिस पर सेडियल विराट भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। वो वापस स्टडी रूम की तरफ बढ़ता है, पर बिखरा हुआ स्टडी रूम देखकर वो बड़बड़ाते हुए, मैं भी ना। उसके बाद वो एक नौकर को बुलाता है और स्टडी रूम को साफ करने को बोलता है और खुद ऊपर छत पे बने रूम पे चला जाता है। कायरा का मूड अभी भी खराब था। एक तो उसने लंच नहीं किया था और उसे बहुत भूख लगी थी। वो गुस्से से मुंह फुलाकर बाहर गार्डन में चली जाती है। वहां झूले पे बैठ जाती है। एक नंबर का सेडियल है, अकरू है, समझता क्या है अपने आप को। वो बहुत ज्यादा गुस्से से ये सब बोल रही थी। विराट के शब्द अभी भी उसके कानों में घूम रहे थे। चैन नहीं है तुम्हें? क्यों हर जगह चली आती हो तुम? मेरे कमरे का कवारा करके चैन नहीं मिला तुम्हें, जो स्टडी रूम को भी कवारा कर दिया है। वो एकदम से उठती है और वापस अंदर जाती है। उधर गुंजन को वर्षा के बारे में सब पता चल गया था। वर्षा की रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसे एक धक्का लगता है। वो फाइल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके दिमाग में अपने कहे शब्द घूम रहे थे, तुम जैसी लड़की को तो मर जाना चाहिए। ठीक उसी वक्त वर्षा पीछे से आकर उसके कंधे पे हाथ रखती है। अगले ही पल गुंजन पीछे पलटती है और एकदम से वर्षा को गले लगाकर फपक पड़ती है। वर्षा बड़प्पन दिखाते हुए उसकी पीठ को सहलाकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगती है, पर गुंजन का तो रोना बंद ही नहीं हो रहा था। कितनी शर्मिंदा थी वो अपने कहे शब्द पर। यहाँ तक कि माफ़ी मांगने के लिए उसके पास अल्फाज नहीं थे। बस उसके आंसू बहे जा रहे थे, जो कि वर्षा ने देख लिया था। वो अभी भी उसे चुप करवा रही थी। दूसरी तरफ विराट छत पर बने अपने कमरे में था। वो लैपटॉप पे अपना काम करने की कोशिश कर रहा था, पर कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका ध्यान तो बार बार कायरा में, उसकी बातों में, उसके मासूम से चेहरे पे जा रहा था। उसके जेहन में कायरा के शब्द घूम रहे हैं, मुझे तो पता तक नहीं था कि सेहरे के पीछे तुम हो। अगर पता होता तो शादी तो दूर की बात है, शक्ल तक नहीं दिखती तुम्हारी। तुम मना कर देते इस शादी से या भाग जाते अपने भाई की तरह। बहुत तकलीफ होती है जब पुरानी यादें आती है तो, और तुम तो वो तकलीफ कभी समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने किसी से प्यार ही नहीं किया। विराट अपना लैपटॉप बंद करके अपना माथा पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। बंद आंखों में उसको वर्षा का चेहरा घूम जाता है और कान में कायरा के शब्द, तुमने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया। ना चाहते हुए भी चुपके से उसकी आंखों में से आंसू ढलक कर गालों पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ गुंजन अब शांत हो गई थी। वर्षा ने उसे पानी पिलाया और बाहर हॉल में ले गई। गुंजन को तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच कुछ ऐसा निकलेगा जो उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था। आज वो हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। कहना बहुत कुछ चाहती थी वो, पर कहाँ से शुरू करे ये उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी हालत देखते हुए आखिर में वर्षा ही बोलना शुरू करती है, संभालो खुद को गुंजन, मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। गुंजन वर्षा की तरफ देखते हुए, ये क्या हो गया, क्यों हुआ ये सब? एकदम से उसे विराट का ख्याल आता है कि वो वर्षा से कितना नफरत करने लगा है। गुंजन एकदम से, तुम्हें भाई से ये सब छिपाना नहीं चाहिए था, सच बता देना चाहिए था। वो तुम्हें गलत समझ रहे हैं, तुमसे नफरत कर रहे हैं, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। ये कहते हुए सोफे से खड़ी होती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। वर्षा एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए, नहीं गुंजन, ऐसा कभी मत करना प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें विराट की कसम। ये सुनते ही गुंजन के कदम वहीं ठिठक जाते हैं और वो हैरानी से वर्षा की तरफ देखती है। क्यों नहीं बताना, भाई कम से कम तुम्हारे साथ तो होंगे।
वर्षा उसे समझाते हुए, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा गुंचन, बल्कि चीजें और भी उलझ जाएंगी। पहले तो विराट इस बात पर टूट जाएगा कि उसने मुझे गलत समझा, दूसरा वो मेरी बीमारी जानकर टूट जाएगा और मैं उसे टूटा हुआ नहीं देख सकती। वर्षा अपनी आंखें साफ करते हुए बोलती है। गुंचन पर फिर भी वर्षा बीच में ही उसकी बात काटते हुए, बात को समझो गुंजन, आज विराट ने खुद को संभाल लिया है, पर अगर उसे सच पता चला तो वो बिखर जाएगा। मैं उसका बीता हुआ कल हूँ और कायरा उसका आज, और बीते हुए कल को आज से नहीं मिलाया जाता। और वैसे भी मैं आज हूँ, कल नहीं रहूंगी। फिर क्या करेगा विराट, कैसे संभालेगा खुद को? इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो। फिर कायरा का क्या दोष है? पहले उसे विवेक ने छोड़कर चला गया और सच जानने के बाद विराट भी उसे अपना नहीं पाएगा। वर्षा की बातें गुंजन को सोचने पर मजबूर कर देती है। बड़ी मुश्किल से गुंजन खुद को शांत करती है और ठंडे दिमाग से सोचती है। आखिर में वो भी वर्षा की बात को मानते हुए उससे वादा करती है कि वो विराट को कभी सच नहीं बताएगी। वर्षा, हो सके तो दोबारा मुझसे मिलने मत आना। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। उसके बाद गुंजन घर के लिए निकल जाती है। शाम होने वाली थी। विराट अभी भी अपने छत पे बने कमरे में था और अपना काम खत्म कर रहा था। वो देखता है कि उसकी एक जरूरी फाइल तो नीचे स्टडी रूम में है। वो अपना लैपटॉप साइड में रखता है और फाइल लेने के लिए नीचे कमरे में जाता है। जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलता है तो हैरानी से उसकी आंखें फैल जाती है। कायरा ने जो उसके कमरे को बदल ही दिया था, उसने उस कमरे को बिल्कुल पहले जैसा कर दिया था। वही काले पर्दे, दीवार पे लगे अजीब सी पेंटिंग, सब कुछ पहले जैसा। ये देखकर विराट मन में, ये लड़की भी ना बहुत अजीब है, कब क्या कर दे इसका कुछ पता नहीं चलता। ठीक उसी वक्त कायरा कमरे में आती है और विराट की तरफ कोई ध्यान न देकर अपना काम करने लगती है। वो नौकर फूलदान में से गुलाब का फूल निकालकर पहले वाले फूल लगाने लगता है। विराट एकदम से, रहने दो उसे और इस कमरे को वापस पहले जैसा कर दो। नौकर हैरानी से, जी? इससे पहले कि विराट कुछ बोलता, कायरा बीच में ही, कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहरबानी करने की, तुम्हारा कमरा तुम्हें ही मुबारक। वो किसी छोटे बच्ची की तरह मुंह बनाकर बोल रही थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। विराट 2 कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए, मैंने सॉरी बोला ना कायरा, तो एहसान नहीं किया आपने। कायरा भी उसी के टोन में बोलती है। ये सुनकर नौकर को हंसी आ जाती है। विराट उसकी तरफ घूर कर देखता है। नौकर तुरंत अपने दांत अंदर कर लेता है और वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। कायरा अभी भी नाराजगी से विराट को देख रही थी। विराट कुछ बोलने के लिए अपने होठ हिलाता है, पर कायरा उसे कुछ बोलने दे जब ना, वो तबाक से बोलती है, मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी और ना तुम्हारा सॉरी चाहिए। बोलते वक्त उसे एकदम से खांसी आ जाती है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। विराट एकदम से पास रखे गिलास का पानी उठाकर उसके होठों से लगा देता है और दूसरे हाथ से उसके पीठ को सहलाते हुए, आराम से भी गुस्सा कर सकती हो तुम, उसमें इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। विराट साथ साथ बोल रहा था और साथ ही साथ उसके पीठ को सहला रहा था। ठीक उसी वक्त गुंचन वहां से गुजरती है और उसकी नजरें दोनों पे पड़ती है। वो भी ये देखकर हैरान रह जाती है। वह हैरान थी कि थोड़ी देर पहले उसने विराट को कायरा पर गुस्सा करते हुए देखा था और अब वही विराट उसकी केयर कर रहा है। ये देखकर उसके होठों पे स्माइल आ जाती है। मन में, तुम सही हो वर्षा, तुमने भाई के लिए दिल में नफरत पैदा करके उसे आगे बढ़ने के लिए एक उम्मीद तो दे दी, वरना भाई एक ही जगह रुक जाते। तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। वर्षा एक बार फिर उसकी आंखों नम हो जाती है और वह जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। जहां इंडिया में अब रात होने वाली थी, वहीं अमेरिका में सूरज अपनी लाली बिखरने के लिए तैयार था। विवेक पूरी रात सो नहीं पाया, बस वो अवनी के बारे में ही सोच रहा था। सुबह होते के साथ ही वो उठ जाता है, अपना चेहरा धोया, जॉगिंग सूट पहना उसने। सूट पहनने के बाद अब वो पूरी तरह से रेडी था। आज उसने सोच लिया था कि वो अवनी के साथ दोस्ती करके रहेगा। वह घर से बाहर निकलता है और एक जगह छिपकर अवनी का वेट करने लगता है। कुछ ही देर में उसे अवनी आती हुई नजर आती है। वही उसका फिटिंग सा जॉगिंग सूट जिसमें उसका बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। बालों का पॉन बनाया हुआ था, पैरों में शूज, कानों में हेडफोन, क्या स्टाइल था उसका। विवेक की तो धड़कनें बढ़ गई थी। अवनी किसी तेज हवा के झोंके की तरह उसके पास से गुजर जाती है। विवेक एक ठंडी आ भरते हुए, इज सो हॉट,
ये कहता हुआ उसका पीछा करता है। अवनी को किसी से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस अपनी जॉगिंग कर रही थी। तभी विवेक जानबूझकर उसके बेहद पास से गुजरता है ताकि अवनी का ध्यान उस पर जाए। और यही होता है। जैसे ही विवेक उसके साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ने लगता है, तभी अवनी अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखती है। विवेक अपनी कातिला स्माइल के साथ हेलो। अवनी उसकी एक नज़र देखती है और फिर उसे नज़रअंदाज करते हुए वापस अपना चेहरा घुमा लेती है, जो काफ़ी था विवेक के सीने में आग लगाने के लिए। विवेक, एक्सक्यूज मी मिस। अवनी अपने कान से हेडफोन हटाते हुए, व्हाट? विवेक, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। हम उस रात वो केक शॉप। अवनी बीच में ही बड़े एटीट्यूड के साथ, वॉट एवर, तुम जैसे न जाने कितने रोज मिलते हैं, अब सबको याद तो नहीं रखूंगी ना मैं। यह कहते हुए तेजी से आगे बढ़ जाती है और विवेक वहीं खड़ा उसे देखता रह जाता है। क्या विवेक और अवनी की दोस्ती हो पाएगी? क्या विवेक अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगा? हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।